वेलकम टू श्रेयस एस जी एस। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है। ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का एक लेक्चर करवा चुका हूँ, PYQ का। ठीक है, ये दूसरा है तो उसमें लगभग मैंने 25 क्वेश्चन के आसपास करवाए थे। इसमें भी लगभग वही 25-26 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये PYQ में भी जो इम्पोर्टेंट PYQ है वो मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से जो लोग पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में जो लोग होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं कि सामने की चीजें नहीं दिखाई देती। उसको क्या होता है कि सामने की चीजें दिखाई देती है, लेकिन दूर में जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो दूर की चीजें नहीं दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और अगर नजदीक की चीजें ना दिखाई दे उसे दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। ऑप्शन सी। क्या बोला है? उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता से के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए किसे जाना जाता है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। किसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इन्होंने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, एक 1905 में, एक 1915 में। 1905 में जो थ्योरी दी थी उसे स्पेशल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और 1915 में जो दी थी उसे नॉर्मल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू MC² भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का पता चल गया, इन्होंने क्या क्या दिया था। इज इक्वल टू MC² भी इन्होंने दिया था 1905 और 1915 में। दो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, एक स्पेशल और एक नॉर्मल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत है जो सौर ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्या है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट का मतलब है, समझ लो कि जैसे कि प्रकाश से सीधे बिजली बनना। क्या? प्रकाश से सीधे बिजली बनना, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। जैसे कि हमारा सोलर पैनल देखे हो, जो आजकल घर में लगा के रख रहे हैं, उसे क्या होता है, डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वही होता है फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट, उसी के कारण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? जनरेशन ऑफ वोल्टेज और करेंट अपॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट। समझ में आया? मतलब कि लाइट के एक्सपोज में जो जो भी पैनल होते हैं, सोलर पैनल, वो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की कुंजी पर आधारित है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इसमें से जो है जनरेटर, क्या हो गया? जनरेटर। ऑप्शन डी। ये क्या है? हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? फैराडे ने। फैराडे ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, और इसे हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। जो जनरेटर है इसे हम क्या बोलते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको मोटा मोटा मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, वो जब पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज उसमें कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बदलते चुंबकीय क्षेत्र, बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत उत्पन्न होना। ठीक है, समझ में आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और इस घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे कौन सा है? तो वो है जनरेटर। ओके।
क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तपन का प्रभाव का उदाहरण नहीं है, यानी कि विद्युत धारा से जो तपता ना हो। तब ये देखो, विद्युत इस्त्री, ये विद्युत धारा जब हम इसमें करंट देते हैं तो ये गर्म होता है। पंखे की कार्यशीलता, पंखे जब पंखे में करंट देते हैं तो उसका काम क्या है? गर्म होना नहीं है ना, उसका काम है घूमना। ठीक है, बल्ब का क्या काम है? जलना, और ये भी गर्म होता है, तपता है। ठीक है, विद्युत केतली ये भी गर्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंखे की कार्यशीलता। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर, क्या विभव में अंतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगा सकता है। उसमें किससे पता चलता है? कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर से। कंपन, कंपन के लिए बहुत सारे यंत्र, इसको छोड़ दो। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का पता या तो मैग्नेटोमीटर या फिर गॉस मीटर, इन चीजों से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र को कहा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर होगा डी, अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का तो ये पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है? किसे न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ई रदरफोर्ड। इसे क्या बोला जाता है? इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है। और बाकी सारे के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो हमारे नील बोर है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने परमाणु के ग्रहीय मंडल की खोज की थी। क्या? परमाणु में ग्रहीय मंडल की खोज की थी। ठीक है, ई रदरफोर्ड तो पता चल गया, इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक बोला जाता है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1897 में। चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? 1932 में। ठीक है, ये याद रखना। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक ऐसे 196 डिग्री, -196 डिग्री होता है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में लिखे तो फ़ारेनहाइट में होता है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में लिखा जाए तो केल्विन में होता है 77 K। ठीक है, तो ये याद रखना तीनों में। अगर आपने मेरी पिछली लेक्चर देखी होगी तो उसमें मैंने सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला बताया था। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? आपको ऊपर ही मैंने बताया था, जो निकट दृष्टि दोष है उसे क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की चीजें दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं इसमें। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है, दूर की चीजें दिखाई देती है। मोतियाबिंद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस इसमें क्या होता है? मोतियाबिंद में जो आंखों के लेंस है वो धुंधले पड़ जाते हैं। क्या होता है? ये जो आंखों के लेंस होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है? लाइट कंप्लीट जा नहीं पाता है और लोगों को धुंधला धुंधला या पीला नजर आता है। सही मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया में क्या होता है? मतलब जो एज के हिसाब से जो आंखें बूढ़ी होती है, यानी कि आप बूढ़ी आंखें बोल सकते हो। ठीक है, बूढ़ी आंखें का मतलब प्रेस बायोपिया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एक याद है, अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था,
उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी। क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये देखते हैं डॉपलर इफेक्ट किसने दिया था? डॉपलर इफेक्ट क्रिश्चियन डॉपलर ने दिया था, ठीक है, क्रिश्चियन डॉपलर ने। कब दिया था? तो 1842 में, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत तो पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकेरेल ने, सबसे पहले हेनरी बैकेरेल ने, बैकेरेल ने कब की थी? 1895 में, ठीक है, याद रख। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन क्या है? जब हम जैसे हम फ़ोन में बात करते हैं ना, तो उसमें एक माइक लगा होता है। आप जो बोलते हो वो माइक उसको रिकॉर्ड करता है, फिर यानी कि आप वॉइस में बोले, यानी वॉइस एनर्जी मतलब कि ध्वनि ऊर्जा को वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाता है, उसके बाद जो सामने वाला को सुनाई देता है वो स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है, स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। तो वो क्या करता है? स्पीकर का काम क्या है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वॉइस एनर्जी, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। तो हमारा काम तो यहीं तक है। पूछा माइक्रोफोन का काम क्या है? तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। और बाकी सारे ऑप्शंस का भी हम देख लेते हैं। सीमेंस किसका मात्रक है? सीमेंस है विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का मात्रक है, ठीक है। कूलम किसका है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। मोह किसका मात्रक है? तो मोह है पदार्थ की चालकता का, पदार्थ की चालकता का, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यानी कि एसी को डीसी में, ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। और बाकी सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। रियोस्टेट का काम क्या है? तो रियोस्टेट का काम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पाथ होता है, इलेक्ट्रिकल पाथ यानी विद्युत परिपथ में क्या करता है? वो रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके, चेंज करके, टेंस को चेंज कर इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करना, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। को स्टोर, कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, ठीक है। सारे ऑप्शन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होता है? एक चीज याद रखना, जब भी ध्वनि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाएगी ना, तो उसकी चाल भी लो हो जाएगी। समझ में आया? तो यानी कि ध्वनि की चाल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी किसकी? मीडियम की डेंसिटी, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू वो जा रहा है, हवा जैसे हवा के थ्रू जा रहा है तो हवा उसका मीडियम हुआ, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला है ठोस से गैसीय, यानी कि ठोस का डेंसिटी हाई है, गैस का डेंसिटी लो है, यानी कि हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसका चाल भी लो यानी कि घटती है। समझ में आ जाएगा? अगर यही बोलता गैसीय से ठोस में तो वो बढ़ेगी। इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? यानी कि मनुष्य कौन सी तरंगों को सुन सकता है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। हर्ट्ज क्या होती है? तो इकाई होती है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। जो ध्वनिक फ्रीक्वेंसी मापते हैं ना, उसकी इकाई होती है हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अन्य कमरे की बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण से सुनाई देती है? ठीक है, किस कारण से अन्य कमरे की बातें हमें सुनाई देती है? मान लो आप इस कमरे में हो और इस कमरे में कोई बात कर रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो किस कारण से सुनाई देती है? तो वो होता है डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? वो होता है डेसिबल, ऑप्शन सी, डेसिबल का उपयोग
किया जाता है, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसमें क्या हम लगाते हैं, डेसिबल। 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, और ध्वनि की तीव्रता पूछते हैं ना कितना तीव्र है ध्वनि, तो उसमें उसकी इकाई होती है डेसिबल। ठीक है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो वर्षा है वो कितने अमाउंट की हो रही है उसको मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापने के लिए, ह्यूमिडिटी मापने के लिए। अयोमीटर किस लिए किया जाता है? तो करंट को मापने के लिए। पता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण का सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था? तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने ध्यान दिया था। किसने दिया था? क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने ध्यान दिया था। इसमें सीवी रमन का याद रख लेना। सीवी रमन को ने क्या किया था? रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट की खोज की थी। कब की थी? 1928 में। और इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये याद रख लेना। बाज फाल्कन का चाल लगभग कितना होता है? तो इसका चाल लगभग 320 किलोमीटर पर आवर होता है। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा संरेखित होता है, यानी कि कौन सी दिशा में संरेखित होता है? तो याद रखना, जब भी आप किसी चुंबक को लटकाते हो ना, तो मुक्त रूप से नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ये दिशा में संरेखित होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो लेंस के सूत्र को दर्शाता है ऑप्शन बी। ये क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भी क्या करता है? भी क्या बताता है? भी बताता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यू क्या बताता है? छवि की दूरी। और एफ क्या बताता है? फोकस की दूरी। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, जैसे आप कुछ भी बोलते हो ना, तो वो पकड़ता है कि अरे ये तेज बोल रहा है, ये धीरे बोल रहा है। तो उस पहचान को, उस आवृत्ति की पहचान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है पिच, ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? आपको मैंने पहले बताया था कि ध्वनि जाने के लिए उसके मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसका जो मीडियम है, यानी कि जो माध्यम है, उसका डेंसिटी जितना हाई होगा तो उसका चाल उतना तेज होगा, और कम होगा तो उतना कम होगा। तो जीरो कहाँ हो सकता है? जीरो कहाँ हो सकता है? तो जीरो होगा निर्वात में, ऑप्शन बी। निर्वात में क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? देखो, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप चंद्रमा देखोगे 6 से डिवाइड देके आप क्या करोगे? 10 kg मार दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ बोला है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास, और मास कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का मास या किसी भी चीज का मास हर जगह सेम होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। यानी कि ये चंद्रमा पे भी इसका द्रव्यमान 60 kg ही होगा। कितना होगा? 60 kg। चेंज क्या होता है? तो वेट चेंज होता है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, mg। तो इसमें जो भी मास दिया हुआ है उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा वेट। वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, उसमें क्या करूंगा मैं, इसमें तो अभी मैंने बस एनटीपीसी का करवाया है, उसमें क्या करूंगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिला के जो फिजिक्स के क्वेश्चन या बाकी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।